नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार की मुख्य परीक्षा बीपीएससी की मुख्य परीक्षा बिल्कुल सिर पे है और हिंदी साहित्य में वहाँ कुछ हट कर के मुद्दे पूछे जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त नाटक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के तौर पर है, कविताओं में यदि देखें तो अंधेरे में जैसी कविता है, नाटक में यदि देखें तो अंधेर नगरी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हट करके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार स्पेशल चंद्रगुप्त नाटक को। उससे पहले मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ जो मुझ पर भरोसा जताए बैठे हैं। यकीन रखिए, मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराएंगे। हर हाल में ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपकी सफलता में मैं एक एक ईंट अपनी ओर से भी जोड़ता जाऊं। दूसरी बात उन लोगों से करनी है जो लोग मोबीशाला से मेरे सिलेबस से जुड़ते जा रहे हैं। एक कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि उसमें जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा हटकर है। आप देखेंगे कि सप्ताह में 5 दिन कोई एक खंड चल रहा है, भाषा खंड, तो 2 दिन आप देखेंगे कि गद्य खंड या साहित्य इतिहास या कविता खंड से क्लास चल रही। वो बिल्कुल क्लास रिकॉर्डेड है वीडियो जो आपके समक्ष उपलब्ध है। एक काम क्या कीजिएगा कि 4 कॉपी बना लीजिए। कोई भी टॉपिक चल रहा है, जैसे भाषा खंड है तो उस कॉपी में भाषा खंड को सुनते जाइए, लिखते जाइए। आप देखेंगे कि मैं हर चीज़ को डिक्टेट करके लिखा रहा हूँ, हर प्रश्न का उत्तर उसमें डिक्टेट करता जा रहा हूँ। कंप्लीट वो उत्तर है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ उसमें फॉर्मेट बताया है कि इस पॉइंट को लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसा नहीं। वो पूरा कंप्लीट उत्तर प्रारूप है, लिखा के देता हूँ उसमें। तो जैसे जैसे वहाँ बोल रहा हूँ आप वीडियो में भी सुन करके हूबहू लिखते जाइए। सत्यनारायण कथा की तरह मत उसे सुनिए कि बाद में लड्डू मिलेगा। तो मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि आप हर बात को सुने, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसको लिखते जाएं, तो आप देखिएगा आपका उत्तर तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, आज इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं हम लोग नाटक चंद्रगुप्त, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद एक नाटककार के तौर पर ऐतिहासिक नाटकों की रचना करती हैं। नाम से ही स्पष्ट है, चंद्रगुप्त इतिहास प्रसिद्ध एक नायक था, मौर्य काल से जुड़ा हुआ, मौर्य वंश से जुड़ा हुआ, या यूं कहें कि मौर्य वंश के संस्थापकों या पहला संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक क्यों लिखे, आइए पहले इस पर बात करते हैं। यदि उनके नाटकों को देखें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख नाटक, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, सज्जन, कल्याणी, प्रायश्चित, कामना, इस प्रकार के जो इनके नाटक रहे हैं, राजश्री, आप देखेंगे कि ज़्यादातर इनके नाटक इतिहास से मेल खाते हैं या इतिहास के प्रसंगों से मेल खाते हैं। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद एक कवि के रूप में छायावाद से जुड़े थे और एक लेखक के रूप में या एक नाटककार के रूप में जो उनकी चेतना थी वह सांस्कृतिक राष्ट्रीय जागरण या पुनरुत्थानवाद की थी। ये जो सांस्कृतिक जागरण या राष्ट्रीय जागरण या पुनरुत्थानवाद है, यह कुछ और नहीं बल्कि अतीत से या इतिहास से प्रेरणा लेने की कोशिश है। नवजागरण या पुनर्जागरण या राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण से संबंधित चेतना इस बात में आस्था रखती है कि यदि हमारा अतीत स्वर्णिम रहा है, यदि हमारा अतीत श्लाघ्य रहा है, श्लाघ्य कहते हैं जो प्रशंसनीय हो, जो प्रशंसा योग्य हो, जो निर्दोष हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जो खोट से रहित हो,
यदि हमारा अतीत स्वर्णिम श्लाघ्य रहा है, निर्दोषपूर्ण रहा है, जिसमें कोई कमी न हो, तो हम अपने उस अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो प्रसाद के नाटकों की काल सीमा रही है 1910 से लेकर 1936 तक, इस बीच हम पराधीन थे। भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी ने इस पराधीनता को खत्म करने के लिए ही ऐतिहासिक नाटक लिखे। यही वजह है कि उन्होंने इतिहास के 3 कालखंडों को विशेष महत्व दिया। मौर्य वंश यानी मौर्य काल, गुप्त काल और हर्ष काल को। यदि थोड़ा इससे पहले भी जाएं तो कहीं ना कहीं महाभारत युग को भी उन्होंने महत्व दिया। कई ऐसे पात्र रहे हैं, जैसे जन्मेजय वगैरह की बात करें। दोस्तों, इतिहास में हो या पौराणिक आख्यान हो, यानी इतिहास की कथा हो या पौराणिक कथा हो, वहाँ ये सभी कालखंड किसी न किसी अपनी पहचान से जुड़े हैं, सांस्कृतिक साहित्यिक समृद्धि से जुड़े हुए हैं। ये सभी काल हमारे अतीत के गौरव को दर्शाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ हम अपराजेय थे, कहीं ना कहीं हम विश्व के लिए गुरु थे, कहीं ना कहीं हम ज्ञान विज्ञान कला साहित्य सभी क्षेत्रों में समृद्ध थे। इसीलिए इतिहास के इन काल खंडों को ध्यान में रखकर इन्हीं के मूल्यों का फिर से उत्थान कर पाने की कोशिश यदि राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण या पुनरुत्थानवाद है, तो जयशंकर प्रसाद जी अपने ऐतिहासिक नाटकों में इन्हीं कालखंडों को उठाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक मौर्य वंश से जुड़ा है। ऐसे ही यदि बात करें स्कंदगुप्त नाटक गुप्त काल को दर्शाता है। ऐसे ही राजश्री नाटक हर्ष काल को दर्शाता है। प्रसाद जी ने माना, उन्होंने एक नाटक विशाख लिखा और उसकी भूमिका में इस बात को स्वीकार किया कि हम अतीत का अनुशीलन या कोई भी जाति अतीत का अनुशीलन अपने वर्तमान के आदर्श को संगठित करने के लिए करती है। मैं बार बार कहता हूँ कि कॉपी लेकर के लिखते रहिए, तभी जा कर के बेड़ा पार लगेगा। दोस्तों, प्रसाद जी ने अपने नाटकों में इतिहास के प्रयोग पर लिखा, नाटक विशाख की भूमिका में, कि अतीत या इतिहास का अनुशीलन कोई भी जाति वर्तमान के आदर्श को संगठित करने के लिए करती है। इसीलिए मैं यानी जयशंकर प्रसाद अतीत के अप्रकाशित अंशों का अपने नाटकों में प्रयोग करता हूँ। यानी अतीत के ऐसे खंड, ऐसे अंश जो अब तक समाज में प्रचलित नहीं हो सके, उन्हीं अंशों के द्वारा मैं राष्ट्रीय जनता को जगाने, उन्हें उद्बोधित करने या उन्हें प्रेरित करने के लिए ऐसे अंशों का प्रयोग करता हूँ, ताकि राष्ट्रीय पराधीनता से मुक्ति मिल सके, अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी गुलामी से हमें मुक्ति मिल सके। यही वजह है कि जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में ऐतिहासिक अंशों का प्रयोग किया। उनके नाटक ऐतिहासिक रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इतिहास में कल्पनाओं का मिश्रण किया। यही वजह है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक इतिहास का सर्जनात्मक प्रयोग कर रहे थे। कैसा प्रयोग कर रहे थे?
जाहिर सी बात है कि अगर हूबहू इतिहास लिखते तो फिर इन्हें साहित्यकार क्यों कहा जाता। तो जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार थे, ना कि इतिहासकार थे। याद रखिए, इतिहास और साहित्य में अंतर होता है। इतिहास और साहित्य में अंतर होता है। इतिहास तथ्यों और तारीखों का प्रकाशन होता है, जबकि साहित्य में तथ्य और तारीख के लिए कोई जगह नहीं होती। वहाँ घटनाओं का एक प्रकार से संवेदनात्मक उनकी व्याख्या की जाती है, अर्थात साहित्य में संवेदनाओं को पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसलिए साहित्य काल्पनिक कथा को भी आधार लेकर चलता है, जबकि इतिहास में कल्पनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। इतिहास प्रामाणिक तथ्यों की बात करता है, इतिहास तथ्य और तारीख की बात करता है। किंतु जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार थे, इसीलिए उन्होंने इतिहास के प्रामाणिक तथ्यों के साथ साथ साहित्य की संवेदनाओं और कल्पनाओं का भी प्रयोग किया, यानी इतिहास में कल्पना का मिश्रण किया। यही वजह है कि उन्होंने इतिहास का सर्जनात्मक प्रयोग किया। यह माना गया कि प्रसाद जी इतिहास के तथ्यों को पूरी तरह तोड़ने मरोड़ने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने एक नाटक लिखा था, यशो धर्मदेव। नाटक का क्या नाम था दोस्तों? यशो धर्मदेव। और जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि इसमें बहुत सी जो ऐतिहासिक चर्चाएं हैं वह अप्रामाणिक हैं, तो उन्होंने अपने हाथों से इस कृति को, इस रचना को नष्ट कर डाला, इसे फाड़ दिया, जला दिया। मतलब प्रसाद जी इतिहास के विरोध में नहीं थे और न ही जयशंकर प्रसाद जी इतिहास के प्रामाणिक तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते थे, बल्कि इतिहास के अंशों में, इतिहास के प्रामाणिक तथ्यों में अपनी संवेदनाओं को, अपनी कल्पनाओं को जोड़कर इतिहास का सर्जनात्मक प्रयोग कर रहे थे। जो काल, अतीत के जो कालखंड इतिहास में चर्चित माने गए, स्वर्णिम माने गए, उन्हीं कालखंडों को उन्होंने अपने नाटकों में उठाया, क्योंकि उनका उद्देश्य था सांस्कृतिक राष्ट्रीय जागरण या पुनरुत्थानवाद या नवजागरण परक चेतना का प्रसार, ताकि पराधीनता का विरोध किया जा सके। दोस्तों, यह जो नाटक चंद्रगुप्त है 1931 में लिखा गया, यानी स्पष्ट है कि पराधीनता इस समय कई स्तरों पर साम्राज्यवादी मार को दर्शा रही थी, या यूं कहें कि उस समय की राष्ट्रीय जनता अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण को कई स्तरों पर झेल रही थी। हमारा चौतरफा शोषण था। ठीक इसी दौर में 1936 में प्रेमचंद गोदान लिख रहे थे। देखें तो निराला जैसे रचनाकार राम की शक्ति पूजा जैसी रचना लिख रहे थे। यह वही काल था जो भारतीय समाज में चारों ओर से अंधकार को दर्शाता है। हम न केवल पराधीनता के शिकार थे, बल्कि अंग्रेजों ने हमें सांप्रदायिक स्तर पर बांट रखा था। अंग्रेजों ने हमारे भीतर धार्मिक उन्माद को फैलाकर हमें जाति, वर्ण, धर्म के नाम पर बांटकर अपने शोषण को और मुकम्मल बनाना शुरू किया था। यह कहा जा सकता है कि इस समय सिर्फ हमारा आर्थिक या राजनैतिक शोषण ही नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक शोषण भी अंग्रेजों के द्वारा था। इसीलिए प्रसाद के नाटक इस दौर के तृतीय चरण के नाटक, यानी जब स्कंदगुप्त लिखा गया, चंद्रगुप्त लिखा गया, प्रसाद जी के तीसरे चरण के या प्रौढ़ चरण के नाटक सांस्कृतिक स्तर पर जगाने की कोशिश कर रहे थे। और इन नाटकों में ठीक एक ऐसी कथा गढ़ने की कोशिश थी जिसका परिवेश इस समय के भारत, 1930 के दशक के भारत से मिलता जुलता था। यदि बात करें हम लोग, तो 1930 का दशक ही था जहां एक तरफ वैश्विक महामंदी थी,
दूसरी तरफ अंग्रेजों ने घोर सांप्रदायिकता का खेल रचना शुरू किया था। और यदि तीसरी बात करें तो कहीं ना कहीं यह वही दौर था जब हम अकाल और भूखमरी उत्पीड़न के भी प्राकृतिक उत्पीड़न के भी शिकार थे। यानी राष्ट्रीय जनता चारों ओर से त्राही त्राही कर रही थी। ऐसे में प्रसाद जैसे नाटककारों ने चंद्रगुप्त जैसे नाटक के माध्यम से या ऐसी रचनाओं के माध्यम से इन सभी समस्याओं का निदान ढूंढने की कोशिश की। दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों में विभाजित है और इन अंकों की कमी कहें या समस्या या चुनौती कहें कि इन सभी अंकों में दृश्यों की अधिकता है। एक तो चंद्रगुप्त नाटक अपने आप में 4 अंकों में विभाजित है। 4 अंकों का यह विभाजन इसे अभिनेता की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण बनाता है। दूसरी बात कि इन सभी अंकों में दृश्यों की जो अतिशयता है वह भी अन्य नाटकों से कहीं अधिक है। तो यदि गौर किया जाए तो चंद्रगुप्त नाटक जो 1931 में लिखा गया, इसमें 4 अंक हैं। पहले अंक में देखें तो 11 दृश्य, दूसरे अंक में देखा जाए तो 10 दृश्य, तीसरे अंक की बात करें तो 9 दृश्य और यदि चौथे अंक की बात करें तो कुल 14 दृश्य हैं। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने लिखा कि प्रसाद के नाटकों में जो रंगमंचीयता या अभिनयता की चुनौतियां हैं, इतनी चुनौतियां किसी अन्य नाटककार के नाटकों में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि प्रसाद जी के नाटकों में एक तो अंक अधिक हैं, अंकों के दृश्य अधिक हैं, ये दृश्य जटिल हैं, इनके नाटकों में गीतों की अतिशयता है, पात्रों की अधिकता है और जो भाषा है वो क्लिष्ट हिंदी है, तत्समनिष्ठ हिंदी है, आम बोलचाल की भाषा से परे है। यहाँ तक कि जो शैली है वो दार्शनिक है, अति साहित्यिक है। जाहिर सी बात है कि जिस नाटक की भाषा क्लिष्ट हो, दार्शनिक भाषा हो, अति साहित्यिक भाषा हो, संवाद इतने लंबे हों, देखा जाए तो पात्रों की संख्या इतनी अधिक हो, गीत बहुत अधिक हों, दृश्यों की संख्या और जटिल दृश्य भी हों, जैसे बाघ यदि आक्रमण करे किसी पर, तो ऐसे दृश्यों को मंच पर लाना, उनका अभिनय किया जाना कहीं ना कहीं समस्या से ग्रसित मामला है। इसीलिए प्रसाद के नाटक रंगमंच की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। और यही वजह है कि अन्य आलोचकों ने, जैसे यदि आपने नाम सुना होगा तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान कहते हैं कि प्रसाद के नाटक पढ़े तो जा सकते हैं किंतु इनके नाटक खेले नहीं जा सकते। जैसे अभिनव भारत में डॉक्टर चतुर्वेदी ने लिखा कि प्रसाद वस्तुतः नाटककार थे ही नहीं, यानी कवि थे, कथाकार भी थे, कहानीकार भी थे, लेकिन नाटककार नहीं थे। तो चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों के लगभग इतने अधिक 44 से भी अधिक दृश्यों में विभाजित एक ऐसा नाटक है जिसमें लगभग 3 दर्जन पात्रों की संख्या है। यदि गीतों की भी बात करें तो 14 से अधिक गीत हैं। 1-2 चर्चित गीतों को छोड़ दें तो बाकी गीतों को हम याद भी नहीं रख सकते। जैसे 1-2 गीत हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।
या हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ऐसे एक दो चर्चित गीत तो हैं, लेकिन बाकी गीत को ना तो हम सुने हैं, उन्हें मंच पर गाया जाना या उनका पार्श्व गायन बहुत अधिक समय साध्य हो सकता है। इसलिए चंद्रगुप्त नाटक के विषय में भी यह कहा गया कि यह नाटक अभिनेयता या रंगमंचीयता की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है, किंतु इस नाटक का जो उद्देश्य है, इस नाटक की जो संवेदना है, वह राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत है। जयशंकर प्रसाद लगभग अपने सभी नाटकों में, चाहे उनका कोई भी नाटक आप देखें उठा करके, स्कंदगुप्त को, आप विशाख की बात करें, आप राजश्री की बात करें, ध्रुव स्वामिनी की या चंद्रगुप्त की, उनके सभी नाटकों में एक ऐसे कथा परिवेश को गढ़ने की कोशिश की गई है जो अतीत से जुड़कर, यानी मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल से जुड़कर भी पराधीन भारत के परिवेश को उद्घाटित करती है। चंद्रगुप्त नाटक की कथा भी ऐसे ही परिवेश की कथा है, जहां नाटक का पहला अंक यह संकेत देता है कि चाणक्य जो तक्षशिला में शिक्षा लेकर फिर वहीं का आचार्य बनता है, और नाटक का पहला अंक इस भाव को उद्घाटित कर देता है कि भारत किन परिस्थितियों में गुलाम बना। कहीं ना कहीं हमारे भीतर क्षेत्रवाद जैसी समस्या रही है, कहीं ना कहीं हम अलगाववाद के शिकार रहे। तो क्षेत्रवाद, अलगाववाद, इतना ही नहीं, संप्रदायवाद और साथ ही आंतरिक षड्यंत्रों के कारण ही हम गुलाम बने। नाटक के पहले ही अंक में यह संकेत है कि यवनों का आक्रमण आरंभ हो गया है। सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा है, उसने पश्चिमोत्तर कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी जमा लिया है। फिर भी हम आपसी कलह के शिकार हैं। इतना ही नहीं, तक्षशिला का राजकुमार आम्भिक यवनों के हाथों बिक चुका है। एकमात्र पंचनद या पंजाब का शासक पर्वतेश्वर या पोरस सिकंदर के आक्रमण का प्रतिकार करने को तैयार है, किंतु उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में क्षेत्रवाद मुंह बाए खड़ा है, हम अलगाववाद के शिकार हैं, राष्ट्रीय एकता की कमी है। चाणक्य कहता है पहले ही अंक में, सिंहरण से जो मालवा का राजकुमार है और मगध के भावी शासक चंद्रगुप्त से, यानी चंद्रगुप्त अभी तो विद्यार्थी है, किंतु आगे चलकर नंद वंश का अंत करके वही मौर्य वंश का शासक होगा, मगध का शासक होगा। तो चंद्रगुप्त और सिंहरण से चाणक्य कहता है कि तुम मागध हो और तुम मालव हो, यही तुम्हारे मान का अवसान है। जिस दिन तुम अपने आप को मागध और मालव से ऊपर उठाकर अखंड आर्यावर्त का मानोगे, उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यानी इस नाटक का जो मुख्य नायक कहा जा सकता है चाणक्य, वह पहले ही इस बात की घोषणा कर देता है कि जब तक हम अपने आप को मागध का यानी मगध बिहार का नहीं मानेंगे, जब तक हम अपने आप को मालवा यानी एमपी का मानेंगे, तब तक हम में एकता का विकास नहीं होगा। हम राष्ट्रीय एकल मंच पर खड़े नहीं हो सकते। तब हमें कोई बाह्य शक्ति लूटती आएगी, बाह्य आक्रांता ऐसी ही परिस्थितियों का लाभ लेकर हमें लूट रहे थे। अब जरा सोचिए
जब अंग्रेजों ने हमें लूटा 1931 का जो दौर था, या यूं कहें कि 1850 से भी कुछ पहले 1780 के बाद से ही अंग्रेजों के लूटपाट की नीति, और 1947 तक हम उनके चंगुल में फंसे रहे, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण था वह हमारे भीतर क्षेत्रवाद, अलगाववाद, संप्रदायवाद। इस नाटक में चाणक्य कहता है कि यवन जब आक्रमण करेंगे तो फिर याद रखिए बौद्ध और ब्राह्मण जनता का फर्क नहीं करेंगे। नाटक की कथा संकेत देती है कि बौद्ध और ब्राह्मण जनता आपस में टकरा रही थी। ब्राह्मण जनता यानी वैदिक धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, और बौद्ध जनता यानी बौद्ध मतावलंबी। इस धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक विभेद का लाभ लेकर ही तो यवनों ने हम पर आक्रमण किया था। और ठीक अंग्रेजी काल में यदि देखें तो हिंदू और मुसलमान जनता आपस में टकरा रही थी। इसी का लाभ लेकर अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया। तो इस नाटक का चाणक्य यानी देखा जाए तो मुख्य नायक चाणक्य कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि जब तक हमारे भीतर सामाजिक एकता नहीं होगी, सांप्रदायिक सौहार्दता नहीं होगी, तब तक राष्ट्र का विकास, अखंड आर्यावर्त की बात हम नहीं कर सकते। यवन जैसे आक्रांताओं से हम नहीं बच सकते। यानी इस नाटक का जो मूल उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं सांप्रदायिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता के विकास की रही है। देखा जाए तो इस नाटक की जो मूल भावना है वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विकास से जुड़ी है। नाटक का उद्देश्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण है। दोस्तों, 4 अंकों की कथा में कई सूत्र हैं। पहले अंक की कथा बताती है कि यवनों का आक्रमण लगभग आरंभ है और इधर राष्ट्रीय जनता आपस में विभेद का, मतभेद का शिकार है। मालवा अलग थलग है, गांधार अलग थलग है, कंबोज अलग थलग है, तक्षशिला अलग, पंचनद अलग, मगध अलग। इसी दशा का शिकार हैं हम, और इसी दशा का लाभ लेकर यवनों ने हम पर आक्रमण किया। और तो और तक्षशिला के राजकुमार से उन्होंने एक गुप्त अभिसंधि भी की, दुर्भिसंधि भी की, आंभिक उनके हाथों बिक चुका है। किंतु ऐसी दशा के बीच भी यदि हमारा कोई कल्याण हो सकता था या हमारे राष्ट्र का उन्नयन हो सकता था, तो वह त्याग और बलिदान के आधार पर, वह हमारे शौर्य के आधार पर। इसीलिए एक तरफ चाणक्य जैसा इसमें नायक है जो त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति है, तो दूसरी तरफ मगध का होने वाला शासक चंद्रगुप्त और मालवा का राजकुमार सिंहरण, ये ऐसे क्षत्रिय नायक हैं जिन्होंने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, जिन्होंने राष्ट्र को एक करने के लिए अपनी कुर्बानी देने तक को, अपनी आहुति देने तक को अपने को प्रस्तुत किया। प्रसाद जी के नाटकों में एक तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण है, इसे हम लोग देख ही रहे हैं। प्रसाद जी के नाटकों में उदार राष्ट्रीयता सबसे प्रबल तत्व है। दोस्तों, छायावाद के विषय में यह कहा गया कि छायावाद में उदार राष्ट्रीयता ही है जो समन्वय को महत्व देती है। यह उग्र राष्ट्रीयता नहीं। उदार राष्ट्रीयता की जो आधारशिला होती है वह है मानवता प्रेरित। उदार राष्ट्रीयता में घृणा के लिए कोई जगह नहीं होती, प्रतिहिंसा का भाव नहीं होता। इसलिए चंद्रगुप्त नाटक में भी उदार राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि है। इस उदार राष्ट्रीयता के तहत यह भाव प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी वसुधा ही कुटुंब के समान है
और इस भाव का पक्षधर एकमात्र भारत की भूमि है। इसीलिए भारतीय भूमि की प्रशंसा विदेशियों के द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई है। चाहे प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त, विदेशियों के द्वारा भारत की जब प्रशंसा की जाए, जहां विदेशी भी हमारे अपने हो जाएं, जहां हम अपने पराये का भेद मिटा करके संपूर्ण मानवता के लिए जीने की कोशिश करें, तो उस भाव की स्थापना ही उदार राष्ट्रीयता है। प्रसाद जी के नाटकों में विदेशी पात्रों के द्वारा यदि देखा जाए तो कार्नेलिया जो सेल्यूकस की पुत्री है, और सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। कार्नेलिया एक गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जो भारतीय राष्ट्रीय गौरव और अस्मिता की प्रशंसा से जुड़ा गीत है। इतना ही नहीं, वह कहती है कि यह देश भारत स्वप्नों का देश है, मुझे इससे अपनी मातृभूमि से भी बढ़कर कहीं अधिक स्नेह हो रहा है। वह यहाँ तक कहती है कि बाकी देश तो मानव की जन्मभूमि है, किंतु आर्यावर्त या भारत मानवता की जन्मभूमि है। जहाँ मानवता जन्म ले वही आर्यावर्त या भारत है। उदार राष्ट्रीयता में विदेशी पात्रों के साथ भी भारत की प्रशंसा को दर्शाने की कोशिश की जाती है। इस कला में नाटककार जयशंकर प्रसाद अत्यंत सिद्धस्थ रहे हैं। इतना ही नहीं, सिकंदर जो कहता है कि मैं तलवार खींचे इस देश में आया था और आज हृदय दिए जाता हूं। जिन हाथों से तलवारें टकराई थीं, आज उन्हीं हाथों को मिलाकर उनसे हृदय लगाकर जाता हूं। यह समझा जा सकता है कि जहां आक्रांता आकर भी, जहां बर्बर और हिंसक लोग भी आकर मानवता को अपना लें, जहां ज्ञान, बलिदान, शौर्य और त्याग की पराकाष्ठा को विदेशी भी समझ सकें, भारतीय दर्शन, भारतीय सनातन परंपरा को जानकर जहां पश्चिमी सभ्यता के लोग भी नतमस्तक होने को तैयार हों, तो उस राष्ट्र के अतीत की गौरव गाथा किस प्रकार समुन्नत रही होगी, किस प्रकार महिमा मंडित रही होगी। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अक्सर दो प्रकार के पात्र देखे गए। एक जो स्वार्थ से प्रेरित रहे, और दूसरे जो राष्ट्रहित के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बलि देते आए। यदि बात करें नाटक चंद्रगुप्त में भी दो प्रकार के पात्र देखे गए। चंद्रगुप्त नाटक में एक तरफ नायक चंद्रगुप्त, दूसरी तरफ सिंहरण, चाणक्य, अलका, ये कुछ ऐसे पात्र हैं जो राष्ट्रीय हित के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व त्याग देने को तैयार हैं। इनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। किंतु वहीं इसी नाटक चंद्रगुप्त में आप देखेंगे आंभिक जैसे, सकटार जैसे पात्र कहीं न कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राष्ट्रहित की बलि चढ़ाने से भी बाज नहीं आते। जाहिर सी बात है कि नाटककार जयशंकर प्रसाद ने यह माना कि राष्ट्रीयता का विकास या हमारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण तभी संभव है जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ को मारकर, व्यक्तिगत स्वार्थ की बलि देकर राष्ट्रहित के लिए जिएंगे। यानी राष्ट्रीय हित पर हम अपने स्वार्थों की बलि देंगे उत्सर्ग से,
त्याग से, समर्पण से ही राष्ट्रीय गौरव की स्थापना संभव है। तो अब तक इस नाटक में हम लोग 3 बात देख पाए कि एक तो नाटक में इतिहास का सर्जनात्मक प्रयोग है, अतीत के अप्रकाशित अंशों के माध्यम से इतिहास में कल्पना के मिश्रण के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का प्रयास है। दूसरी बात कि इस नाटक में यह भी देखा कि किस प्रकार प्रसाद के नाटक में अंकों की अतिशयता है, दृश्यों की अधिकता है, इसलिए इनके नाटक बेशक अभिनेता के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, किंतु इन नाटकों का उद्देश्य विशुद्ध सांस्कृतिक जागरण है। तीसरी बात कि प्रसाद के नाटक, चाहे कोई भी नाटक रहे हों, उसमें हम देखेंगे 2 प्रकार के पात्र हैं। एक राष्ट्रीय हित पर स्वयं को कुर्बान करने वाले और दूसरे प्रकार के पात्र व्यक्तिगत स्वार्थ में जीने वाले, जो राष्ट्र की भी बलि चढ़ाने से नहीं चूकते। और एक चौथी बात अब तक हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में उदार राष्ट्रीयता का भाव है। दोस्तों, प्रसाद जी अतीत के मूल्यों का गुणगान करते थे, अतीत के स्वर्णिम मूल्यों में उनकी आस्था थी। उन्हीं मूल्यों में कहीं न कहीं उन्होंने माना कि भारत की पहचान रही है कि यहाँ ज्ञान, दर्शन की पराकाष्ठा रही है। यह ऋषि भूमि रही है। ऋषि महर्षियों ने अपने त्याग के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हमेशा मानवता की रक्षा की है। और अब भी इस पराधीन भारत में भी यदि इस बलिदान और शौर्य के मूल्य को पहचाना जा सके तो हमारी अखंडता बची रहेगी, हमें कोई और पराधीन नहीं बना पाएगा। चाणक्य कहता है आंभिक के कहने पर कि ब्राह्मण, वह उसे धमकी देता है, कहता है कि ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है, ना किसी के अन्न पर पलता है, वह स्वराज में विचरता है, अमृत होकर जीता है और प्रकृति को अपने ज्ञान दान के द्वारा अमर बनाता है। इतना ही नहीं, महर्षि दांड्यायन जब सिकंदर उसके सामने प्रस्तुत होता है और अपने को विश्व विजेता घोषित करता है तो महर्षि दांड्यायन कहता है कि अभी तो तुम झेलम नदी भी पार नहीं कर सके और अभी से अपने आप को विश्व विजेता मान लिए। तुम्हारे ये चमकीले प्रदर्शन मुझे अभिभूत नहीं कर सकते, महर्षि दांड्यायन कहता है। वह कहता है कि मैं बहता हुआ जल स्रोत से जल पीने वाला, अंजलि से जल पीने वाला, नीले आकाश के नीचे तृणशैया पर चुपचाप सोने वाला, ना तो मुझे किसी से डरने का कोई कारण है, ना कोई और मुझे डराए इसका कोई कारण है। जाहिर सी बात है कि जिस देश में ज्ञान की परंपरा ऐसी निडर हो, निर्भीक हो, जहाँ चाणक्य जैसे आचार्य हों जो कहते हों कि ब्राह्मण का कार्य ही है प्रकृति में ज्ञान का दान देकर उसे अमर बनाना। इतना ही नहीं, ऐसे ज्ञानी इस बात को भी समझते हैं कि राष्ट्रहित का निर्माण शिक्षा कर सकती है और शिक्षा कहीं ना कहीं निर्भीक होनी चाहिए। इसीलिए वह कहता है कि जो बौद्ध भिक्षु एक निरीह जीव की हिंसा को देख करके भी डर जाते हों, भयभीत हो जाते हों, भला वो राष्ट्रहित के लिए अपनी बलि क्या दे सकते हैं। इसलिए चाणक्य का कथन है कि वह अहिंसा कहीं न कहीं कायरता के निकट है जो भय से और भीरुता से उत्पन्न हो। इसीलिए वह चंद्रगुप्त और सिंहरण जैसे अपने शिष्यों को राष्ट्र नीति और अर्थनीति के साथ कहीं न कहीं अखंडता के लिए निडरता, निर्भीकता का भी पाठ पढ़ाता है। जयशंकर प्रसाद इस बात को मानते थे कि राष्ट्रीय जनता तभी उत्सर्ग कर पाएगी, तभी अपने आप को सौंप पाएगी जब वह अहिंसा और कायरता का फर्क समझे। देखा जाए तो यह दौर महात्मा गांधी का था और महात्मा गांधी का प्रभाव छायावादियों पर था, यानी कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा जयशंकर प्रसाद पर भी हावी थी। गांधी भी मानते थे कि वह अहिंसा
अहिंसा नहीं जो डर के कारण अपनाई जाए। इसलिए गांधी जी भी कहते थे कि यदि कायरता और हिंसा इन दोनों में एक किसी को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनूंगा। यानी गांधी अहिंसा की प्रतिमूर्ति थे, लेकिन उनकी अहिंसावादी नीति कायरता के निकट नहीं थी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर करो या मरो, डू और डाई के रूप में विकसित होने वाली नीति थी। इसलिए गांधी जी भी अनुसरण करते थे कि राष्ट्र की रक्षा बेशक अहिंसा के माध्यम से हम मानवीय मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं, किंतु जहाँ राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न आए तो जरूरी पड़ने पर हिंसा भी अपने आप में एक मूल्य है। दोस्तों, प्रसाद जी के नाटकों की एक और बड़ी विशेषता है नारी मूल्यों की स्थापना या नारी पात्रों का सशक्त होना। चंद्रगुप्त नाटक में भी यदि देखा जाए तो सशक्त नारी पात्रों का गठन किया गया है। जैसे यदि बात करें तक्षशिला की राजकुमारी अलका, जिसका भाई याम्भिक बेशक यवनों के हाथ बिका हुआ है, किंतु अलका कहती अपने पिता से कि भारत का भविष्य, आर्यावर्त का भविष्य कहीं ना कहीं यह हम पर दाग लगाएगा कि जिस सत्ता या जिस वंश में ऐसे राजकुमार हों जो राष्ट्र के हितों को किसी के हाथ बेच देते हों। इससे तो बेहतर है कि मैं इस राजप्रसाद को, राजभवन को छोड़कर कहीं चली जाऊं। इसीलिए अलका राष्ट्र निर्माण के लिए घर छोड़ देती है। वह सिंहरण जैसे साहसी युवक का साथ देती है। ऐसे ही लोगों से उसे प्रेम भी है जो राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी दें। तो एक तरफ अलका, दूसरी तरफ कार्नेलिया। कार्नेलिया जो सेल्यूकस की पुत्री है, तीसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो नंद की बेटी कल्याणी, ऐसे ही सुहासिनी या सुवासिनी, ये कुछ ऐसे नारी पात्र रहे। यदि प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में भी देखें, ध्रुव स्वामिनी राजश्री में भी देखें, तो उन्होंने सशक्त नारी पात्रों का गठन किया। प्रसाद के नारी पात्र समाज के लिए अपने व्यक्तित्व का विघटन नहीं करते। ये ऐसी नारियां हैं जो अपने व्यक्तित्व को तो स्वतंत्र रखती, उसका विलय नहीं करती, किंतु इनके व्यक्तिवादी मूल्य में राष्ट्रीय हित छिपा हुआ है। जैसे गांधी जी व्यक्तिवादी थे, किंतु उनका व्यक्तिवाद राष्ट्रहित से ऊपर नहीं है। उस व्यक्तिवाद के माध्यम से, उस एकला चलो की नीति के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय अखंडता को हमेशा मजबूती दी। जैसे उनका कहना था कि यदि कोई नहीं मिला तो मैं बालू की भीत से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ी कर दूंगा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, तुम ही एकला चलो। यानी ये जो व्यक्तिवाद है वो स्वार्थ प्रेरित नहीं है, बल्कि अपने व्यक्ति के को जीवित रखते हुए, अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए राष्ट्र और समाज की रक्षा करने का, अपनी अस्मिता को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ने का भाव है। इसलिए प्रसाद के नारी पात्र घर तो छोड़ सकते हैं, विवाह की बलि दे सकते हैं, यानी वैवाहिक स्तर पर देखा जाए तो उत्सर्ग करने वाली नारियां हैं ये। इनके जीवन में विवाह या प्रेम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय अस्मिता। तो कल्याणी, अलका, सुहासिनी ये ऐसे नारी पात्र हैं जो राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों या व्यक्तिगत जीवन की भी बलि चढ़ाने से इनमें गुरेज नहीं है। दोस्तों, प्रसाद जी के नाटकों की एक सबसे बड़ी पहचान यह भी रही है कि इनके नाटकों में कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति और विदेशी वस्तुओं के प्रति जमकर प्रहार है। यदि नाटक स्कंदगुप्त को देखें तो वहाँ भी यह भाव है, और यदि नाटक चंद्रगुप्त को भी देखें तो यहाँ भी वह भाव है। एक स्नातक कहता है
जो मगध में आया हुआ है, मगध का ही स्नातक है, तक्षशिला पढ़ने गया है। वह कहता है कि जहाँ ऐसा आमोद प्रमोद हो, जहाँ भोग विलास में डूबा स्वयं शासक ही न हो बल्कि जनता भी डूबी हो, विदेशी वस्तुओं के प्रति अनुकरण का भाव है, जहाँ शराब में डूबी जनता हो, भला उस साम्राज्य का क्या भला हो सकता है। वह कहता है कि नंद जैसे शासक जो कभी अपने आप को बौद्ध मतावलंबी बताते हैं तो कभी वैदिकों का पक्षधर बताकर वास्तव में एक दूसरे को आपस में लड़ाकर अपने लिए बल संचय करते हैं। यानी जयशंकर प्रसाद ने कहीं ना कहीं पहचाना कि अंग्रेजों ने इसी प्रकार हम में फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया था, राष्ट्रीय जनता को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा किया था। ठीक यह वही भाव है। नंद कुछ इसी प्रकार एक तरफ बौद्ध जनता, दूसरी तरफ ब्राह्मण यानी हिंदू जनता को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सीधा करता, अपना उल्लू सीधा करता है। और जनता भी आमोद प्रमोद में डूबकर, भोग विलास में डूबकर, राष्ट्रीय खतरों को बिना पहचाने, जैसे चाणक्य कहता है कि शीघ्र ही आक्रांताओं के घने बादल छाने वाले हैं, वह कहता है चाणक्य कि आर्य साम्राज्य खतरे में है। इस भाव को समझा जा सकता है कि किस प्रकार हम अपने सामंती समाज यानी 1930 के इर्द गिर्द, उससे पहले भी कहीं ना कहीं सामंती भोग विलास में डूबकर हम राष्ट्रीय अस्मिता को भुलाकर हम बेखबर थे, इसलिए अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में हमें लूटा। दोस्तों, इस नाटक के यदि कुछ अन्य तत्वों पर बात की जाए तो आप यह कह सकते हैं कि इस नाटक में वर्णवाद का घोर विरोध किया गया है। यह आरोप लगाया कुछ आलोचकों ने कि जयशंकर प्रसाद जी ने ब्राह्मणवाद की इसमें प्रशंसा की है या ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है, जो आरोप सही नहीं है। चाणक्य कहता है कि एकमात्र ब्राह्मण ही है जो राष्ट्रहित की रक्षा कर सकते हैं। तो उसके इस कथन का आधार यह है या उसके इस कथन का मतलब यह है कि जो त्याग और बलिदान, समर्पण का महत्व जानते हैं, यानी ज्ञान यदि त्याग बलिदान और समर्पण से भरा हो तो ऐसा ज्ञान ही राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोगी है। इसलिए चाणक्य एक ऐसे आचार्य या एक ऐसे ब्राह्मण या एक ऐसे शिक्षक का पर्याय है या प्रतिनिधि है जिसका ज्ञान राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोगी है। जैसे दांड्यायन कहता है कि मेरी आत्मा पर तुम अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते, होगे तुम विश्व विजेता, सिकंदर को कहता है। दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि इस नाटक में वर्णवाद का विरोध किया गया है। क्यों? क्योंकि पर्वतेश्वर जो पंचनद या पंजाब का शासक है, वह मगध के शासक नंद की बेटी कल्याणी का रिश्ता ठुकरा देता है, विवाह ठुकरा देता है, यह कहते हुए कि नंद क्षत्रिय नहीं बल्कि शूद्र कुल का है। आप समझ सकते हैं कि जिस समाज में हर जाति में एक उपजाति तलाश ली जाती हो, वर्णों और उपवर्णों की समस्या विद्यमान हो, प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में उच्च और निम्न कई भेदों को तलाशने की कोशिश करती हो, ऐसे समाज में सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता का भाव विकसित नहीं हो सकता। जयशंकर प्रसाद जी ने कहीं न कहीं इस वर्णवाद का विरोध किया और इसीलिए एक तरफ पर्वतेश्वर
नंद को क्षत्रिय नहीं मानता, तो दूसरी तरफ चाणक्य जब यह प्रस्ताव देता है कि आर्यावर्त का एकमात्र शासक होगा या मगध का शासक होगा चंद्रगुप्त, तो पर्वतेश्वर चंद्रगुप्त को भी क्षत्रिय नहीं मानता। इस पर चाणक्य कहता है कि ये मौर्य वास्तव में क्षत्रिय ही है। वो तो आर्य क्रियाओं के नष्ट हो जाने से इन्होंने वैदिक कार्यों को छोड़ दिया, अन्यथा वास्तव में ये क्षत्रिय कुल के हैं। और मैं ब्राह्मण हूँ, इस बात का नियामक हूँ कि राष्ट्र निर्माण के लिए मैं चाहूँ तो किसी भी अन्य वर्ण का गठन कर सकता हूँ। यानी चाणक्य यहाँ भी प्रमाण देता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी वर्ण आवश्यक है उसका गठन करना ही वास्तव में ज्ञान है, और ब्राह्मण धर्म का कर्तव्य भी, एक शिक्षक आचार्य का दायित्व भी। यानी देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद ने वर्णवाद का विरोध किया, संप्रदायवाद का विरोध किया। उन्हें मालूम था कि बौद्ध और ब्राह्मण जनता यानी हिंदू और बौद्ध संप्रदाय के भेदों को खत्म करके ही यवन आक्रांताओं को, सिकंदर जैसे लोगों को खदेड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ श्रेष्ठ और निम्न, उच्च और निम्न के भेदभाव को, जातीय छुआछूत के भाव को, वर्णवादी संकीर्णताओं को त्याग करके ही राष्ट्रीय एकता विकसित हो सकती है। तभी हम पराधीनता से मुक्ति पा सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि नाटक सभी स्तरों पर राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान करने की कोशिश करता है। इस नाटक के सभी पहलू कहीं न कहीं राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के प्रयास से जुड़े हुए हैं। यदि बात की जाए इस नाटक के मुख्य अंशों में तो कह सकते हैं का भाव है, जातीय श्रेष्ठता और गौरव का भाव है। जातीय यानी हिंदू जातीय, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आर्यावर्त जातीय एकता का भाव है। इसमें उदार राष्ट्रीयता का भाव है, इसमें त्याग बलिदान शौर्य का भाव है। उस ज्ञान को प्रतिष्ठा देने की कोशिश की गई है जो निर्लिप्त हो, जो माया मोह से परे हो। इसलिए चाणक्य एक जगह कहता है कि ये माया स्तूप मुझे किसी बंधन में नहीं बांध सकते। ब्राह्मण वह है जो किसी माया स्तूप यानी किसी माया मोह के बंधन में ना बंधे। और होता भी है कि चाणक्य नाटक के अंत में मगध साम्राज्य को निष्कंटक ही नहीं बनाता, बल्कि अखंड आर्यावर्त को सिकंदर और सेल्यूकस जैसे आक्रांताओं से बचाकर चंद्रगुप्त को पूरी सत्ता सौंप के स्वयं बिना किसी मोह के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लाभ के वानप्रस्थ को चल पड़ता है और चंद्रगुप्त के पिता यानी मौर्य सेनापति को भी अपने साथ लेकर चल पड़ता है। कहीं ना कहीं नाटककार ने, जयशंकर प्रसाद ने यह भी संकेत देने की कोशिश की है कि सत्ता का अर्थ यह नहीं कि उसका सब कुछ भोगा जाए, और क्षत्रिय या शासक का यह अर्थ नहीं कि वह सत्ता दर्प में चूर हो। सिंहरण जैसे शासक यदि अपने साम्राज्य का त्याग करते हैं अखंड आर्यावर्त की सेना के निर्माण के लिए, तो चंद्रगुप्त भी कहीं न कहीं त्याग और बलिदान के भाव से भरा हुआ है। वह मोहग्रस्त पिता और ज्ञान से युक्त गुरु में यदि चयन करता है तो ज्ञान से युक्त, ज्ञान से परिपूर्ण गुरु का। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि नाटक का जो केंद्रीय रस है उसमें कहीं न कहीं बलिदान और त्याग का भाव बैठा हुआ है। नाटक का उद्देश्य राष्ट्र की गरिमा की रक्षा से जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं यह संकेत है कि उसके लिए त्याग, शौर्य, बलिदान, समर्पण जरूरी है। दोस्तों, इसके चारों अंकों की बात करें तो पहले अंक में देखा जा सकता है यवन आक्रांताओं से जो खतरा है उसकी बात की गई है कि सिकंदर का आक्रमण जोरों पर है, वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ता आ रहा है। इस पहले ही अंक में उत्तर पथ के क्षेत्रों के बीच या राज्यों के बीच आपसी फूट की कथा का संकेत है। नाटक के पहले ही अंक में मगध में भोग विलास की चर्चा है। वहाँ के शासक नंद
की विलासित नीति या उसकी विलासिता की चर्चा की गई है। नाटक के पहले ही अंक में चाणक्य, सिंहरण, चंद्रगुप्त और यहाँ तक कि नंद के बीच संवादों का उल्लेख है। नाटक के दूसरे अंक में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा है। नाटक के तीसरे अंक में नंद वंश को उखाड़ फेंकने और चंद्रगुप्त के शासक बनने की कथा है। तो नाटक के चौथे अंक में आप देख सकते हैं कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी यहाँ से भगा देने और एक मैत्री, एक वैवाहिक संबंध जिसमें वैश्विक मैत्री का भाव छिपा है, उसकी भी चर्चा है। आप कह सकते हैं कि चाणक्य ने यवन की कल्याणी को या यवन की भाग्य लक्ष्मी को भारत की गृह लक्ष्मी बनाकर यह संकेत दिया है कि भारत वैश्विक और सामरिक नीतियों से जुड़कर वैश्विक मैत्री भाव को समझकर और अपना विकास और विस्तार कर सकता है। देखा जाए तो आज के हमारे नेता भी या आज की हमारी सरकारें भी हमेशा इस उद्देश्य में लगी रहती हैं कि वैश्विक नीतियों से जुड़ा जाए, द्विपक्षीय वार्ता को समझा जाए, मैत्री और कूटनीति को मजबूत करके अपनी सामरिक स्थिति को, अपनी व्यवसायिक स्थिति को, अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूती प्रदान किया जा सके। तो यह नाटक न केवल राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का बोध लेकर के आता है, कहीं न कहीं आंतरिक और बाह्य स्तर पर भी, कूटनीति के स्तर पर भी किसी समाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस उद्देश्य में भी सफल है। साथ ही यह आज के लिए भी प्रासंगिक है कि हम सांप्रदायिक और वर्णवादी भेदों को खत्म करके ही अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान कर सकते हैं। भारत वाकई विश्व गुरु है। हम अपने मूल्यों को पहचान करके ही विश्व में अपने मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं। हमारे जो मूल्य हैं, त्याग, बलिदान, शौर्य, जैसे कहती है कार्नेलिया कि बाकी देश तो मानव की जन्मभूमि है किंतु भारत मानवता की जन्मभूमि है। यही हमारा सच्चा मूल्य है। हम इन मूल्यों के साथ आज भी अपना प्रसार कर सकते हैं। दोस्तों, इसी बिंदु पर यह नाटक खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका मूल भाव समझ में आया होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।